नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मापवानी एंड डियर फ्रेंड्स यू वाचिंग एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज हमारे टेबल पर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, गाजा सीज फायर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, उन्होंने एक आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। फिर ग्राउंड वाटर अलार्म, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। ईयर ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग, ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाजा सीज फायर से, लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले फ्रैंक सिनात्रा का एक कोट है, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, सिंपल इज दैट। राइट, इससे और कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अगर रिवेंज है, अगर हमारे अंदर एक प्रकार की आग है, राइट, तो इसको आप नेगेटिव तरीके से बाहर निकालेंगे ना, तो दिस विल बी वेस्ट ऑफ एनर्जी। लेकिन यही जो एक एनर्जी है, उसको अगर आप डाइवर्ट करना सीख गए, इसको अगर आपने अपने काम पर लगा दी, तो आपको ये एनर्जी का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इट विल वर्क एज ए फ्यूल, राइट, और आप इतनी सफलता को प्राप्त करेंगे कि जिससे भी आप रिवेंज लेना चाहते हैं, वैसे रिवेंज इज नॉट ए गुड फीलिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि रिवेंज जो हैं, रिवेंज के लिए बेस्ट अगर कोई चीज़ है तो मैसिव सक्सेस। तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, और जो देखने वाला है जिस पर आप रिवेंज लेना चाहते हैं, तो वो भी देखता ही रह जाएगा, isn't it? So this is like जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करने की एक क्षमता डेवलप करनी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद गाजा सीज फायर। यूनाइटेड नेशंस के जो एंटोनियो गुटरेस साहब है, उन्होंने आर्टिकल 99, याद रखिएगा इस आर्टिकल को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये जो आर्टिकल 99 है, इसको उन्होंने इन्वॉक किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वॉक? यहां पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है आर्टिकल 99 को, और यहां पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनको अपील की है ना। अब याद रखिए, ये यूएन के चीफ हैं, राइट, गुटरेस साहब, और वो अपील कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि इस प्रकार की मैटर्स जो है वो यूएनएससी संभालता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कहा है, अपील की है कि गाजा जो है इसमें सीज फायर होना चाहिए। गाजा के लिए सीज फायर आप कीजिए, करवाइए, यूएनएससी को कहा है। और आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ कही है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है उसकी ज़रूरत है, कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो गाजा में रहने वाले जो लोग हैं उनको पहुँचाने की जल्द से जल्द ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुकी है। और उनका ये भी एक भय है कि यहाँ पर जो इश्यू चल रहा है ना, ये हमास और इजराइल की फोर्सेस के बीच में, और इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में ये जो इश्यू चल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो सकता है, ऐसा सेक्रेटरी जनरल साहब को लग रहा है। और इसी चीज़ की वजह से उन्होंने आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया। अब आर्टिकल 99 जो है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आर्टिकल 99 जो है वो सेक्रेटरी जनरल को ये पावर देते हैं, ये अलाउ करते हैं कि वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, उनको इन्फॉर्म करने के लिए ये आर्टिकल 99 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, सो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं, ये गाजा की सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। गुटरेस साहब ने यह भी कहा कि ये जो सिचुएशन है, गाजा क्राइसिस जो है, इट विल लीड टू कैटास्ट्रोफे, इससे बहुत बड़ी बर्बादी जो है वो आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं कि अब इसके इररिवर्सिबल इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि आप ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए इंटरवेंशन कीजिए, आप स्टेप्स उठाइए। यूएनएससी को कहा है कि ताकि यहाँ पर ये जो ट्रूस हैं या फिर एक युद्ध जो है, इस पर एक ब्रेक लगाई जा सके। और जब भी ब्रेक लगाई जाएगी तो ऑफकोर्स ये जो ब्रेक है उसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा कि दोनों फोर्सेस फाइट नहीं करेगी, तो ह्यूमैनिटेरियन जो सामान है वो पहुंचाने का काम, लोगों को दवाई, खाने पीने की चीज़ें, पीने का पानी, कपड़े, ये सारी चीज़ें जो है वो पहुंचाई जाएगी। और कुछ ऐसे मरीज़ हैं तो उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। गाजा के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है गाजा की, उनका रिपोर्ट ये कहता है कि जब से इजराइल ने मिलिट्री एक्शन की शुरुआत की है,
तब से लेकर आज तक गाजा में 16,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 16,000 से भी ज्यादा लोग। दिस इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। दूसरी चीज, हमें पता है कि कैसे हमास ने 240 जितने लोग जो हैं उनको बंदी बना लिया था, और उनमें से कुछ लोगों को, नियरली हाफ जितने लोग जो हैं मीन्स आज भी कैप्टिविटी में हैं, आज भी वो बंदी हैं। बाकी लोगों को छोड़ा गया। प्रिजनर्स एक्सचेंज प्रोग्राम चला कि यहाँ पर हॉस्टेजेस को छोड़ा गया, और बदले में इसराइल ने जो हमास के जो लोग थे जो इसराइल के जेल में थे तो उनको रिलीज किया गया। और जो ट्रूस चला, तो ट्रूस जो है वो लगभग 1 हफ्ते तक ही चला, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो गई। वापस धड़ाधड़ जो है वो युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया। अब गुटरस साहब ने ये आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था? जी हाँ। आर्टिकल 99 जो है ना, लास्ट 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो ये 1971 के युद्ध के दौरान उस समय के यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनको ये लगा कि यहाँ पर यूएनएससी को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, वरना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। तो उस टाइम पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था। अब यहाँ पर फिर से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। अब दोस्तों बात करते हैं ग्राउंड वाटर अलार्म के बारे में। इग्नोरिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज फ्रॉट विथ रिस्क्स, राइट। आप एनसीईआरटीज तो पढ़ते ही होंगे अगर तैयारी कर रहे हैं। मीन्स आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है यूपीएससी की या फिर स्टेट लेवल की, इट डजेंट मैटर। लेकिन दिस टॉपिक जो है, ये टॉपिक ग्राउंड वाटर जो है, ये सारी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके सिविल सर्विसेज, चाहे नेशनल लेवल की हो या फिर राज्य लेवल की हो। अब एनसीईआरटीज में 6th स्टैंडर्ड से ही पानी के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, और 6th और 7th स्टैंडर्ड्स की किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जो वाटर है ना उसका डिवीजन किया गया है, कि सबसे ज़्यादा जो मीन्स पूरा जो हमारी पृथ्वी है तो लगभग 71% जो है वो पानी है, लेकिन ये 71% में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर पानी जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो जो पानी के सोर्सेस हमारे लिए हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। मीन्स अगर कोई एलियन आकर देखेगा तो उनको लगेगा कि यहाँ पर तो पानी ही पानी है, लेकिन रियलिटी यह है कि जो यूज़ कर सकते हैं ऐसा पानी बहुत ही लिमिटेड है। ऊपर से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंडिया की सबसे नेगेटिव चीज अगर कोई है तो दैट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्लोबल यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करने वाला अगर कोई देश है तो वो हमारा देश भारत है। और हमारे यहां पर क्या है पता है कि आपको ग्राउंड वाटर निकालना है, मीन्स हमारे यहां पर ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार की चीजें चल रही है कि अगर जो सबमर्सिबल्स होते हैं ना, सबमर्सिबल पंप्स, पहले क्या हुआ करती थी, इनको तो कहते हैं हैंड पंप्स कहते थे। हैंड पंप्स आपने देखे होंगे, राइट, बहुत सारी जगहों पर आज भी, मीन्स रेयर हैं लेकिन हैंड पंप्स देखने को मिलते हैं। फिर आए डीप वेल, राइट, ये एक मोटर हुआ करती थी और पानी जो है वो इससे आता था। अब सबमर्सिबल पंप्स आ चुके हैं, ये बहुत ही फास्ट फोर्स से नीचे का पानी जो होता है उसको निकालता है। ये लेटेस्ट है अभी सबमर्सिबल पंप्स, और इसमें भी अलग अलग पावर के सबमर्सिबल पंप्स आते हैं। अब यहां पर हमारे यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिचुएशन में ऐसा है कि आप अगर सबमर्सिबल फिट करवाना चाहते हैं या फिर आप एक जो कहते हैं ना बोर, जिसको कहते हैं बोरवेल, आप बनाना चाहते हैं तो यू डोंट नीड एनी परमिशन एट ऑल। जहां तक मुझे पता है आप बुला लीजिए और सबमर्सिबल वाले जो हैं, ये बोरवेल वाले जो हैं वो आपके वहाँ पर आ जाएंगे और वो बोरवेल जो है वो मीन्स एक आपके लिए तैयार कर देंगे, और फिर आप सबमर्सिबल पंप और ये सारी चीज़ें फिट करवा लीजिए। 30-40 मीन्स शायद आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्च लगेगा, लेकिन आफ्टर दैट्स इट। वो जितना भी पानी आप निकालना चाहते हैं कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो खेती बाड़ी में ये होता है, प्राइवेट बंगलोज में ये होता है, राइट। शायद जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए शायद आपको परमिशन लेनी पड़ती है। बट खेती बाड़ी की बात करें
कोई पूछने वाला नहीं है, आप बनवा लीजिए और जितना मर्जी पानी निकालना है निकाल लीजिए। और फिर तो बीच में तो ऐसा भी था कि सरकारें जो हैं वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देती थी, तो किसान जो हैं वो क्या करते थे, ऐसा डीप वेल या फिर सबमर्सिबल जो है वो ऑन करके सो जाते थे और पानी निकलता रहता था, खेत जो है उसमें पानी पानी हो जाता था। तो एक्सेसिव पानी का इस्तेमाल हम एक लंबे समय से करते आए। जब से ये ग्राउंड वाटर जो है वो निकालना ईजी हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि ये रिसोर्सेज जो हैं, मीन्स जो सबमर्सिबल जिसका है तो वो सारा पानी उसका, इस प्रकार की चीज़ें। हम ये नहीं समझ पाते कि पानी जो है ये कम्युनिटी का है, ये इस पर सभी का अधिकार है, और सिर्फ ऐसा नहीं इंसानों का, इस पर जो दूसरे जीव हैं उनका भी अधिकार है। रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे हैं, वो सभी के हैं, लेकिन हर जगह पर मालिकी जो है वो इंसानों की है। अब देखिए, यूएसए और चाइना, ये दोनों देशों का मेंशन यहां पर इसलिए करना पड़ता है कि यूएसए जो है वो नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की साइज, चाइना जो है वो नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की साइज। ये दोनों देश मिलकर जितना ग्राउंड वाटर यूज नहीं करते उतना हमारा अकेला देश जो है वो कर लेता है, राइट। 90% जितना जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल है ना वो खेती बाड़ी के लिए हम करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट यह कहता है कि इंडो गेंजेटिक बेसिन वाला एरिया जो है, तो यहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो इसमें पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ राज्य हैं, तो रिपोर्ट यह कहता है कि 2025 तक यहां पर क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर हो जाएगा। जितना यहां पर रिचार्ज नहीं हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो यहां से निकाला जा रहा है। यूएसए के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी कंडक्ट की और पता चला कि 2080 तक अगर इसी प्रकार से हमारे किसान जो हैं वो इसी रेट से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले समय में डिप्लीशन जो है वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पानी मीन्स ना के बराबर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर जो है वो हम खत्म कर देंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का रिपोर्ट पंजाब पर जो है वो ये है कि 150 ब्लॉक्स जो हैं उनमें से 114 जो हैं ये ओवर एक्सप्लॉइटेड है, 3 क्रिटिकल सिचुएशन में है, 13 जो हैं वो सेमी क्रिटिकल सिचुएशन में है। सिर्फ 20 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको आप सेफ कंसिडर कर सकते हैं। पंजाब में 13.94 लाख, आप समझ लीजिए 14 लाख जितने ट्यूबवेल्स हैं, राइट। और मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पर पानी जो है इसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। पैडी और वीट, एक तो आप चावल पैदा करते हैं, उसके बाद तुरंत ही गेहूं, तो ये जो कंटिन्यूस जो खेती बाड़ी है उस पर कंटिन्यूस एक प्रेशर रहता है, 2 सीजन्स 3 सीजन्स ली जाती है, तो इसकी वजह से पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और कुछ ऐसे वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल शुगर केन है तो उसको बहुत पानी चाहिए, चावल जो है तो उसको बहुत पानी चाहिए। तो इस प्रकार के जो अनसस्टेनेबल बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने वाले जो क्रॉप्स हैं, तो इनका इस्तेमाल भी हमें कम करना चाहिए और उनका उगाना जो है उसको भी हमें बंद करना चाहिए। उसके लिए सरकार को फिर एमएसपी पर काम करना पड़ेगा। आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है ये भी डिटेक्ट किया गया है ग्राउंड वाटर में, जो लिमिट होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा। तो कंटामिनेशन जो हो रहा है पानी का, ये बहुत सारी, एक तो ओवर यूज़ हो रहा है, ऊपर से हम पानी को बिगाड़ भी रहे हैं, राइट, कंटामिनेट कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले समय में हमें फेस करने पड़ेंगे, राइट। आप समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप 10-15 साल 20 साल ऐसे ही चले जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। जैसे आज सिचुएशन ऐसी हो गई ना, आज से 15-20 साल पहले दिल्ली के बारे में कहा जाता था, 20 साल पहले 30 साल पहले कि यहाँ पर मीन्स धीरे धीरे मीन्स लोग बता रहे थे कि भाई एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कोई सुनता नहीं था। लेकिन आज सिचुएशन कैसी हो गई है देखिए। सो ऐसी पानी को लेकर सिचुएशन जो है वो हो सकती है। ईयर ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग, ग्लोबल इकोनॉमी इन 2023 हैज बीटन डायर फोरकास्ट्स बट पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी ऑन गार्ड, ओल्ड रिस्क्स रिमेन। 2022 जो है उसमें ग्लूमी सिचुएशन थी, बहुत ही डार्क सिचुएशन थी इकोनॉमिक की, राइट। ऐसा लग रहा था कि रिसेशन फेस करना पड़ेगा, हार्ड लैंडिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें। और अगर 2022 ऐसा है तो 2023 कैसा होगा? लेकिन सिचुएशन जो है वो काफ़ी अलग नज़र आई। यूएसए की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी रेजिलियंट रही। Q3 में 2023 का जो Q3 है यूएसए का, तो उसमें उनकी इकोनॉमी ने 5.2% से ग्रो किया। और याद रखिए यूएसए की जो इकोनॉमी है ना, इसकी साइज $21 ट्रिलियन हैं।
तो अगर यूएसए की इकोनॉमी जो है वो अच्छे रेट से अगर ग्रो करती है तो इसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलती है। रिटेल इन्फ्लेशन यूएसए में 3% से कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये 3.9% के आसपास है, तो दिस इज ऑल्सो रीजनेबली ओके, एक्सेप्टेबल। चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी ने रियल एस्टेट का बबल जो है वो फेस किया। चाइना की इकोनॉमी में जो उनका रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कॉरपोरेट डेट जो है ये 131% हो गया। तो सिचुएशन जो है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा ब्लीक थी, ग्लूमी थी, डार्क थी, लेकिन अब नवंबर से उनके एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन में थे, लेकिन यहाँ पर 0.5% का इंक्रीज देखने को मिला। तो धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज होता जाता है, और चाइना की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अगर बढ़ता है तो इसकी इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है। 2022 में चाइना की इकोनॉमी जो है उसकी साइज यूएसए की इकोनॉमी से 73% जितने, यूएसए की इकोनॉमी का 73% निकाल लीजिए, दैट इज चाइनाज इकोनॉमी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1990 में ये 7% थी कंपेयर टू यूएस इकोनॉमी, आज 73% है। तो दिस इटसेल्फ इज ए बिग अचीवमेंट ऑफ चाइना। चाइना जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि पहले इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हुआ करता था वहां पर, लेकिन अब कंजम्पशन फोकस्ड ग्रोथ है। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस, कि इन्वेस्टमेंट यानी कि लेट्स से आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जितनी बिल्डिंग्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, तो इसकी वजह से ग्रोथ होता था पहले। लेकिन अब क्या है कि लोगों के पास पैसे आए तो लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर जो है, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो चाइना में अब एक मेन कंट्रीब्यूटर बना है ग्रोथ का, विच इज ऑल्सो ए गुड थिंग। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है चाइना यूज़ करता है वो खुद ही पैदा करता है, दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों से भी चाइना जो है वो प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करता है। तो ये ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छी बात है कि चाइना जो है वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है, या फिर वहां पर कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है। रही बात हमारे देश भारत की, तो सेकंड क्वार्टर में हमारी जीडीपी का ग्रोथ जो है ये 7.6% रहा, जो प्रेडिक्शन था उससे कई गुना ज्यादा, विच इज अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे हमारे यहां पर साइंस ऑफ रिकवरी दिखा रहा है। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट का ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। सो दिस आर द गुड साइंस। अब हमारी जो रूरल इकोनॉमी है इसको इंप्रूव करने पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी, गांव के लोगों के पास पैसे आएंगे तो जो शहर में चीजें बनाई जा रही हैं, अर्बन प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको ये लोग खरीदेंगे। इसमें मोटरसाइकिल आ गया, साबुन आ गया, बहुत सारी चीजें, राइट। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स से लेकर कार्स, मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एक्सेट्रा। तो रूरल इकोनॉमी का स्ट्रांग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारे यहाँ पर जो है कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ लंबे समय से रहा है। हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, इतने सारे लोग हैं, तो कितने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं। तो इसके लिए ये पूरी चेन जो है वो अच्छी तरीके से चले, उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गांव के लोग हैं उनके पास हाथों में पैसे आए। अब ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स जो है उन्होंने कहा कि चलो इन्फ्लेशन को तो ये सारे देशों ने, चाइना, यूरोप और खास करके यूएसए, इन सारे देशों ने इन्फ्लेशन को काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया है। लेकिन इनका कहना यह है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क्स कुछ ऐसा है जैसे कि युद्ध वाली सिचुएशन, राइट। तो इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हैं ये आने वाले समय में कबाब में हड्डी बन सकते हैं। तो ये एक वार्निंग जो है वो ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स ने दी है। बाकी चीजें जो हैं वो सो फार सो गुड नजर आती हैं। नो फेट एकम्प्ली, restoration of statehood and polls in Jammu and Kashmir should not be delayed further। समझ गए आप क्या कहना चाहता है ये आर्टिकल, कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पहले तो स्टेटहुड, अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए। अब गवर्नर का रूल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई किया गया, राइट। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हुई आज से लगभग 5 साल पहले, और उसके बाद गवर्नर का रूल आया, आर्टिकल 370 जो है उसको हटाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य जो हुआ करता था तो उसको 2 यूटीज में डिवाइड किया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा जो है दैट इज लद्दाख, राइट, एज वी ऑल नो। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में जो चेंजेस किए हैं, 370 को जो हटाया गया है, जिस प्रकार से हटाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जो है, जजमेंट जो है वो भी रिजर्व करके रखा है। आने वाले समय में ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है, जो जजमेंट है, उसको रिलीज किया जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेशन में बदलाव जो है वो लॉन्च किए हैं। गवर्नमेंट जो है
वो यूटी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कंपोजिशन है तो उसको चेंज कर रही है, इनफैक्ट चेंज कर दिया। और यहाँ पर बेसिकली ऐसा है कि दो बिल्स हैं, राइट। एक है लोकसभा में पास किया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, और दूसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, राइट। लेकिन ये आर्टिकल ये कहता है कि इस बिल से कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो नहीं आते हैं। नेचर और इम्पैक्ट जो हैं इसके चेंजेस का, इसको एग्जामिन किया गया। और यहाँ पर बेसिकली ऐसा है कि पहला बिल जो है वो असेंबली की सीट्स जो हैं इनको 107 से इंक्रीज करके 114 कर रहा है, और इसमें 9 ऐसी सीट्स हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 सीट्स जो हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं तो उनको पावर्स दिए गए कि वो कुछ नॉमिनेशंस भी कर सकें। जो दूसरा बिल है ये जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें वीक और अनप्रिविलेज्ड क्लासेस जो हैं, सोशल कास्ट जो हैं, तो इनको नाम चेंज करके अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो डिक्लेयर किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर यह सजेशन दिया गया है कि सरकार को इसकी राह देख लेनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट जो है वो आता है, और लेट्स से कि सरकार ने जो स्टेप्स उठाए उसके विरोध में अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो काम की नहीं होगी। लेकिन सरकार जो है वो अपने हिसाब से चेंजेस जो हैं वो करना स्टार्ट इनफैक्ट कर दिया है, और काफ़ी सारे बदलाव जो है वो सरकार ने किए। अभी ये 2 नए बिल्स भी आए हैं, एज यू कैन सी। अब जल्द से जल्द जो चीज़ हमें चाहिए दैट इज़, और ऑफ कोर्स जब यूनियन मीन्स आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो आपको याद होगा उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश को एड्रेस किया था, शाम को अलग से एड्रेस किया था। जैसे डीमोनेटाइजेशन को लेकर एड्रेस किया था ना, वैसे ही उन्होंने 8 बजे शाम को एड्रेस किया और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया। उस समय पर ही उन्होंने कहा था कि दिस इज़ जस्ट ए टेम्पररी मेजर, राइट। आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको फिर से संपूर्ण राज्य जो पहले था उस प्रकार का ही राज्य जो है उसके सारे अधिकार जो हैं वो दिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द अब यहाँ पर इलेक्शंस होने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द जो फुल स्टेटहुड जो है उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। अभी धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ चुकी है। सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पर था दैट वाज ऑफ टेररिज्म, राइट, और सेपरेटिज्म। अब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो क्वाइट होती जा रही है, लेकिन फिर भी कई सिचुएशंस में कई ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि आतंकवादी जो हैं तो वो सिटीजन्स को मार रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स को मार रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट। बट लेट्स होप के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं तो फाइनली उनकी जीत हो। लेट्स होप कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर जो है वो फिर से फुल स्टेट बन जाए। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Right? Thank you very much for your love and support. And we have launched Limitless Leadership का प्रोग्राम। ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। आप स्टडी ग्लोज पर जाइए, आपको इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे द्वारा ही लिए जाएंगे, राइट। लिमिटलेस लीडरशिप, एंड आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसको यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है। यू वेर देयर इन द सेकेंड लेक्चर एज वेल, इज़न्ट इट। तो अभी जो पेंडिंग है ये एनालिसिस वाले लेक्चर्स, तो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट एज क्विकली एज पॉसिबल। और यस, आई एम श्योर यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। और जिन्होंने इसको अवेल नहीं किया है तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स एंड दिस विल हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन एज वेल। Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.